नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, इसके बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले अगर महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान भाषा में परिभाषित किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है, जिससे वे अपने फैसले खुद ले सके और समाज में और परिवार में अच्छे से रह सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम वर्तमान मोदी सरकार ने उठाया है, जब संसद में ऐतिहासिक 128वां संविधान संशोधन विधेयक अर्थात नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इस विधेयक से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछले 27 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद यह बिल पारित हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने संसद में इस बिल को पेश किया। संसद के इतिहास में 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद यह बिल पास हुआ और जो अपने आप में एक गौरवशाली पल रहा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पास हुआ। इसके समर्थन में 454 वोट और विरोध में मात्र 2 वोट पड़े, जबकि राज्यसभा में यह बिल सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह नए संसद भवन में नारी शक्ति को वंदन करने वाला पहला महिला आरक्षण बिल था, जिसको पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से भारी समर्थन मिला। 19 सितंबर को नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 20 सितंबर को लोकसभा से विधेयक पास हुआ और उसके बाद 21 सितंबर को यह राज्यसभा में पारित हुआ। अब हमारे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी देकर के इसे कानून में बदल दिया है। इसी 33% में से 1/3 सीटें SC और ST की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है, जिसके बाद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। यह विधेयक महिलाओं की गरिमा के साथ साथ अवसरों की भी समानता को बढ़ाएगा। इस विधेयक से महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा और पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को पहले से ही 33% आरक्षण मिला हुआ है। अब यह पारित होने से महिलाओं को और राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर मैं बात करूं महिला आरक्षण विधेयक बिल 2023 की, तो इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। इसमें फिलहाल OBC की महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर लगता है कि समय के साथ साथ इसमें ज़रूर बदलाव हो सकते हैं और हर वर्ग की महिलाओं को मौका मिल सकता है। अगर इस बिल की पृष्ठभूमि की बात करूं तो यह महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा वर्ष 1996 से की जा रही है, जब वर्ष 1996 महिला आरक्षण विधेयक को पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था। वर्ष 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा इसे पुनः पेश किया, परंतु बहुमत न होने के कारण यह पारित न हो सका। वर्ष 2008 में मनमोहन सरकार ने इस विधेयक को पारित किया और भारी हंगामा और सदन में 2010 के अंदर हंगामे हुए थे। इसके वजह से ये पास नहीं हो सका। 2009 में विभिन्न विरोधों के बीच जब सरकार ने इस विधेयक को पेश किया तो 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, लेकिन उम्मीद थी 2014 में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की, लेकिन फिर यह बिल पास नहीं हो सका। लेकिन फिर भी 27 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद और पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी के संघर्षों और महिला हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मोदी सरकार द्वारा इस विधेयक को पास करके महिलाओं के सम्मान एवं गरिमा को बढ़ा दिया। पहले की सरकारों के अनेक कारण थे, किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था तो किसी के पास राजनीतिक पार्टियों का दबाव था, लेकिन वर्तमान सरकार के पूर्ण बहुमत से और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को संसद से पास कर दिया है और राष्ट्रपति की मुहर लग गई है, जिससे यह अब कानून में बदल गया है। अगर बात राज्य विधानसभा में अगर बात निचले सदन यानी लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की करें तो विधेयक में संविधान का अनुच्छेद 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लिया गया है। ये लोकसभा में SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती है। SC ST के लिए आरक्षित सीटों में विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है। अगर बात राज्य विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की करें तो विधेयक अनुच्छेद 332A कहता है कि हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं आरक्षण की करें तो संविधान का अनुच्छेद 239A केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को उसके प्रशासनिक और विधायी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा देता है।
इस विशेष दर्जे में विधेयक द्वारा अनुच्छेद 239 ए सेकेंड यानी बी के अनुसार संशोधन किया गया है और यह संशोधन का अधिकार आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार के पास होता है। इस संशोधन में यह जोड़ा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू होंगे, यानी 33% आरक्षण दिल्ली विधानसभा में भी आरक्षित किया जाएगा। अगर बात अनुच्छेद 334 ए के अनुसार इस विधेयक को लागू होने के बाद की जाए तो आने वाली जनगणना के बाद ये आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी। यह आरक्षण 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, यानी 5-5 वर्ष से के माध्यम से 3 बार सरकारें बन सकती हैं। इसमें यह आरक्षण लागू होगा। हालांकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। इसकी अवधि बढ़ाने का अधिकार संसद के पास ही होगा, जो संसद तय कर सकती है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 540 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वहीं विधानसभा में राज्यों की सीटों के हिसाब से 33% सीटें आरक्षित होगी। यह रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक महिला आरक्षण कानूनी आगामी जनगणना के बाद लागू होगा। कानून बनने के बाद होने वाली जनगणना के बाद आरक्षण लागू करने के लिए नए सिरे से परिसीमन होगा। इस परिसीमन यानी सर्वे के आधार पर ही महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल आता होगा कि लोकसभा या विधानसभा सीट महिला आरक्षित हो जाएगी तो क्या वहाँ से हमेशा महिला उम्मीदवार ही चुनी जाएगी? तो इसका उत्तर है जी नहीं, क्योंकि जो लोकसभा और विधानसभा सीट महिलाओं के लिए एक चुनाव में यानी 5 साल के लिए आरक्षित होगी, उसके अगले चुनाव में वह महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होगी, बल्कि जो अन्य जगह की बची हुई सीटें हैं वहाँ 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। यानी मान लो कि वाराणसी, अयोध्या या कानपुर लोकसभा सीट पर इस बार महिला उम्मीदवार को आरक्षण मिला है, तो अगले 5 साल बाद वाराणसी, अयोध्या और कानपुर में महिलाओं आरक्षण नहीं होगा, बल्कि कई अन्य जगह की सीटों पर 33% आरक्षण मिलेगा, जैसे गोरखपुर, लखनऊ, इस प्रकार से। अब अगर फिर से 5 वर्ष के बाद न तो वाराणसी, न अयोध्या, न कानपुर, न गोरखपुर, न लखनऊ से कोई महिला उम्मीदवार होगी, बल्कि 33% दूसरी सीटों से जैसे बरेली है या कोई अन्य जगह है वहाँ से। इस प्रकार 15 वर्षों तक लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। यानी 15 वर्ष मतलब 3 चुनावों तक इसमें किसी भी पार्टी की सरकारें आओ, लेकिन इसमें ये ऐसे ही 33% लागू रहेगा। अब सवाल यह भी होगा कि क्या ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी कोई आरक्षण है या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1996 में जब ये महिला आरक्षण बिल आया तब यह मुद्दा उठा कि राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी कोटा की मांग करते रहे। हालांकि इस बिल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि समय के साथ साथ इसमें बदलाव ज़रूर होंगे और हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिले, ताकि सभी महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले। निसंदेह बदलते भारत में राजनीतिक दल इस बात को समझते हैं कि महिलाओं की उपेक्षा, सत्ता के कॉरिडोर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल न करना अब संभव नहीं होगा। इसलिए अब राजनीति के साथ साथ हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही है, और जिससे समाज में और कानून व्यवस्था में सुधार होगा। मातृशक्ति के माध्यम से देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। भारत एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर ऐसा सकारात्मक कदम उठाया गया है। आज नारी शक्ति एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रही है। निश्चित रूप से नारी शक्ति देश के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नारी का प्राचीन समय से गौरव रहा है, अब और तेज गति मिलेगी। नारी शक्ति का हम हृदय से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सीता, राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण ये हमारी नारी शक्ति के महत्व को बेहतर तरीके से जीना सिखाते हैं। भगवान से पहले भगवती का नाम और नारी का परिवार में, समाज में और हमारे देश के कोने कोने में सम्मान होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ साझा करें। और इस ऑफिशियल करण पोंवार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। और आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।